नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। ये शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, पिछले 2-3 साल से लगातार भ्रष्ट और जो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हें चेतावनी दे रहा है। लगातार उन्हें इशारे कर रहा है कि संभल जाइए, वरना जब वक्त बदलेगा तो फिर हमें मत कहना। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, हर एक इस तरह के संस्थानों को राहुल गांधी लगातार इनके अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। और साथ में एक शब्द उन्होंने कई बार कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब आदमी अगर इतनी चेतावनी देने के बाद भी कोई ना सुधरे तो फिर दूसरा आदमी मजबूरी में अगर सबक ना सिखाएगा तो क्या करेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द करने का सारा मामला हुआ है, वो खुलेआम इस देश का अनपढ़ आदमी से लेकर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, दोनों तरह के लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से खुलेआम लोकतंत्र को लूटने की साजिश रची जा रही है। एक चंडीगढ़ में, आपको याद है ना, वो मेयर इलेक्शन में एक आदमी ने किस तरह से लोकतंत्र को सरेआम धत्ता बताया था। ये उससे भी 4 कदम आगे है। कांग्रेस पार्टी समेत समूचा विपक्ष कह रहा है कि अब तक तो वोट चोरी की जाती थी, अब तो सीधा सीटें चोरी करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि लोगों के जो मैंडेट है, पब्लिक ने जो मैंडेट दिया, आप उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चुरा कर अपने हक में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है एक दिन आपको इस सिंहासन से उतार फेंकने के लिए सबसे बड़ा कारण होगा। और तब सोचिए, जब वो आदमी दूसरा जो चेतावनी दे रहा है, जब वो उस सिंहासन पर बैठेगा, जब उस गद्दी पर बैठेगा, सिंहासन नहीं कहूँगा, सिंहासन तो अभी मौजूदा शासक ने उसे सिंहासन बना दिया है, जबकि कोई और बैठेगा या कोई अब तक जो बैठते आए थे उन्होंने सिर्फ उसको एक जिम्मेदारी भरी कुर्सी तक समझा था, सिंहासन कभी नहीं समझा था। लेकिन इस सिंहासन से जब इन्हें उतारा जाएगा, और ये वही पब्लिक उतारेगी जिनके मैंडेट का ये मजाक उड़ाया जा रहा है, जिनके वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है ख़रीद फरोख्त करने के लिए, वही उतारेंगे। और तब सोचिए, तब इन जैसे जो चुनाव अधिकारी हैं, जो सरेआम एक सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, जो सरेआम सब चीज़ों को धत्ता बता रहे हैं, उनका क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि सोचो, जब राहुल की बारी आएगी तो क्या होगा। तब जेल की कितनी बैरकें भरनी पड़ेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तक भर दिए गए हैं इस तरह के लोग, और हिसाब सबका बराबर होगा, ये भी बात सही है। और जो गलत फहमी में है ना कि ये मौका कभी नहीं आएगा, तो वो उनकी गलत फहमी मैं दूर कर दूं। सबसे पहले तो देखिए, उम्र में मैं राहुल गांधी से 3 साल छोटा हूँ, लगता मैं उनसे बड़ा हूँ। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ, आज 56 साल के राहुल गांधी, मैं 53 साल का होने वाला हूँ। 56 साल के राहुल गांधी है ना, भी वक्त बहुत है, फिजिकली फिट है, ये तो हम सब मानते हैं ना, कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो आदमी फिजिकली फिट है तो उम्र तो उसकी लंबी ही होगी। मान लीजिए, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ, पर आपका दिल रखने के लिए, अंधभक्तों का दिल रखने के लिए मैं कहता हूँ, मान लीजिए 2047 तक भी आपने राज कर लिया, 2047 तक, तब भी बदला तो कुर्सी पे यही शख्स बैठेगा। तब भी ये 20 साल बाद सिर्फ 75 साल का होगा, जिस उम्र में अभी आपके साहब पहुंच चुके हैं, पार कर चुके हैं, ये उस उम्र तक ही पहुंचेगा। वो भी मैं 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 20-21 साल बाद, 75-76 साल का होगा। तब भी बारी इसी की आएगी, और ये हिसाब तब भी लेगा। ये हिसाब कैसे लेता है, और इसकी मार में आवाज़ नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है।
इसका जीता जागता सबूत है स्मृति ईरानी। अगर किसी को गलत फहमी है कि राहुल गांधी तो बड़े सॉफ्ट हैं, राहुल गांधी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए कि गांधी परिवार की मार में आवाज़ तो नहीं होता, लेकिन दर्द कितना होता है वो आपको बताएगी। तो आप जिस गलत फहमी में जी रहे हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अभी इस सब करके अपना जो स्वार्थ है वो तो पूरा कर लोगे, लेकिन आने वाले वक्त के लिए आप एक तो अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, ज़ीरो पे पहुंचेगी पार्टी, और दूसरा आप अपने भी परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म व सितम, धोखाधड़ी, चीटिंग, ये एक लेवल तक ही कोई सहन कर सकता है, उसके बाद आदमी बदला लेने पर मजबूर जरूर होता है। आपने 12 साल में नेहरू को छोटा करने की बेतहाशा कोशिश की, उसमें आप 0/0 सन्नाटा, टोटल नाकाम रहे। जब आप नेहरू को नहीं हरा पा रहे, तो आज आप एक नया शगुफा लेके आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हो गए हैं इस देश के, इलेक्टेड। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्टेड शब्द जोड़ के आप अपने आप को खुश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये ख्याल अच्छा है, बहलाइए अपना दिल, लेकिन हकीकत ये देश भी जानता है और आने वाली पीढ़ियां भी जानेगी, इस देश का इतिहास भी जानेगा। 12 साल आपको हो गए लगातार, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन नेहरू के मुकाबले में आज शून्य है और 12 साल पहले भी शून्य थे। जिस शून्य पे आप तब खड़े थे, आज भी वही खड़े हैं। पहली बात तो 1947 से लेकर 1952 तक का नेहरू का कार्यकाल आप कैसे माइनस कर सकते हैं? जिस हालत में देश मिला था नेहरू जी को, अगर आपको कहीं वो देश उस हालत में मिला होता तो आज इस देश के टुकड़े टुकड़े हो गए होते और आधा देश बर्बाद हो चुका होता। आपको तो इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी मिली थी, उसके बावजूद आपने देश का वो हाल कर दिया कि देश को सोना तक बेचने की नौबत आ रही है। और सोचिए, उस वक्त का भिखमंगा देश अगर आपके हाथ अंग्रेज़ों ने दिया होता तो क्या हालत होती इस देश की। ये देश आज बचा ही नहीं होता। और संघ वाले कहते हैं कि संघ उस वक्त होता तो देश बंटता ही नहीं। देश नहीं बंटता ना, तो भी आपका देश बर्बाद था, क्योंकि कट्टरपंथी सोच वाले जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए पाकिस्तान देश का ये हाल है। अगर वो यहीं रह गए होते तो सोचिए, इस देश का पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता था। दूसरी बात, 1947 से 52 तक इस देश ने ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था, और इस देश पे सबसे ज़्यादा भरोसा जिस आदमी पे किया था उसका नाम था महात्मा गांधी, और उस महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो सोचिए नेहरू कितनी बड़ी शख्सियत थी और नेहरू के पास क्या था। बहुत से लोगों ने आज एक पोस्टर सा डाला है, ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं ये डालना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत है कि नेहरू की कामयाबी देखिए और अपनी कामयाबी देखिए, और यहाँ पर एक रडार ज़रूर लगाइएगा कि नेहरू ने ये सब तब किया जब ना देश की आर्थिक हालत अच्छी थी, ना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, ना देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। देश में अन्न भी बाहर से लाना पड़ता था, खाने के भी लाले थे। उस वक्त नेहरू ने ये सब किया था, और आपने जब किया तो आपको तो सोने की थाली में परोसा हुआ देश मिला था। वनरेबल 5 कहते हो आप उस वक्त। सोचिए 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी में हिल गई थी, भारत का पत्ता तक नहीं हिला था। उसके बावजूद आपने उस वनरेबल 5 इकोनॉमी शब्द लेकर उसे आज सबसे लचर अर्थव्यवस्था में बदल दिया, और एशिया की सबसे वीकेस्ट करेंसी आपने बना दी। आस पड़ोस पूरी दुनिया, इनफैक्ट कहे पूरी दुनिया भारत को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखती थी, और नेहरू और गांधी 2 ऐसे नाम हैं जो आज भी पूरी दुनिया में
जाने जाते हैं, उनका जिक्र होता है, और जैसे ही भारत का जिक्र होता है इन दोनों के नाम का जिक्र होता है और भारत को रिस्पेक्ट से देखा जाता था। लेकिन इन 12 साल में आपने क्या किया? इन 12 साल में दुनिया तो छोड़िए, आपके पड़ोसी भी आपको अब धिक्कारते हैं, आपके पड़ोसी भी आपके साथ नहीं खड़े हैं। नेपाल जैसा छोटा सा देश आपको आंख दिखाता है आज की डेट में। ये हालत कर दिया। और मज़े की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि 12 साल से, और जिस सरदार पटेल की लेगेसी को आप रोते रहे, सरदार पटेल के नाम की इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, सरदार पटेल को इस देश का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं, सरदार पटेल का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था, क्या क्या नहीं कहा आपको, अंबेडकर को बड़ा कुछ आप गुनगुनाते हैं। जब आप नेहरू की 47 से 52 तक की जो कार्यकाल है उसको मिटा रहे हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसी दौरान सरदार पटेल गृह मंत्री थे, इसी दौरान अंबेडकर कानून मंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी, आंकड़ों की बाजीगरी में आप इतना भी भूल गए कि देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे या कैलाशनाथ काटजू साहब थे? आत्ममुखता इतनी कि पंडित नेहरू की लाइन को मिटाने के लिए आप अपने ही प्रतीक पुरुष, जिसको आप अपना प्रतीक पुरुष मानते हैं, उसको भी गृह मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। बाबा साहेब को पहला कानून मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। सरदार पटेल 1947 की कैबिनेट में गृह मंत्री थे, 50 में तो शायद उनका देहावसान हो गया था। पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनको आप नहीं मान रहे। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में, आंकड़ों की चाटुकारिता में, आंकड़ों में इतना आप उलझा करके देश के उस इतिहास को बदलना चाहते हैं जिस इतिहास पे आप सरदार पटेल को जो है ऊपर रखना चाहते हैं, पंडित नेहरू को नीचे। पंडित नेहरू आप जैसे लोगों से छोटे नहीं होने वाले। पंडित नेहरू के पासंग नहीं है आप इतिहास को झुटलाना चाहते हैं। 47 से प्रधानमंत्री बने थे पंडित नेहरू, और उन्होंने ही संविधान सभा, उसके बाद संविधान बना, उसके बाद चुनाव आए। तो आप आंकड़े रखिए, आपकी इच्छा है। और पंडित नेहरू कभी कुर्सी पर बैठे जरूर थे, कुर्सी से चिपके नहीं थे। आप कुर्सी से चिपक करके आप रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर चिपके हुए हैं। पंडित नेहरू की कभी ऐसा काम नहीं था जिस काम को आप नकार सके। पंडित नेहरू ने 150 करोड़ के बजट में भाखड़ा नंगल डैम बनाया, पीएसयू बनाए, रेल बनाई, तेल बनाई, भेल बनाई, जो है बैंक बनाए, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, और होमी जहांगीर भाभा साहब को विदेश से ला करके परमाणु विखंडन के लिए राष्ट्र को, परमाणु ताकत के लिए राष्ट्र को तैयार किया। कृषि पर आत्मनिर्भरता दी, और आपने क्या दिया? रेल बेच दी, तेल बेच दी, बंदरगाह बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। आपने बनाया क्या? और उसके बाद अमेरिका के साथ अपमानजनक ट्रेड डील। जिन किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान के पीठ पे छुरा भूका आपने। जिस नौजवान ने देश को जवान बनाया, सॉफ्टवेयर पावर बनाया, उस जवान को बेरोजगार किया आपने। जिस महिला ने आपको वोट दिया, उसके हाथ से सिलेंडर की सब्सिडी छीन ली आपने। देश को महंगाई दे दी आपने। अगर आज मिलावटी तेल न खरीदें, प्योर पेट्रोल खरीदें, तो 150 रुपए से ऊपर मिलेगा। आप एथेनॉल का मिलावटी तेल 100 रुपए, 110 रुपए में बेच रहे हैं। प्योर तेल 150 रुपए से ऊपर होगा। तो मोदी जी, ध्यान रखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में मत आइए। जो बचा हुआ आपका कार्यकाल है उसमें कुर्सी से मत चिपकिए, कुछ जनता के हितों का काम कीजिए। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड चलता रहेगा। अब बताइए, क्या सटीक बात की सुरेंद्र राजपूत ने? ये कैसे अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कैसे उसे यूज़ करने के बाद साइड रख देते हैं। आजकल सरदार पटेल का कहीं जिक्र भी नहीं करते। सरदार पटेल के कंधे पे चढ़कर यहाँ तक पहुँचे और आज सरदार पटेल का कहीं जिक्र भी नहीं होता। अब तो सरदार पटेल के गृह मंत्री काल के दौरान जो काम किए गए उस पर भी रबड़ से उसको मिटाने की पूरी कोशिश करें, जो कि हो नहीं सकता। मोदी जी के दिल का सबसे बड़ा दुख पता क्या है? सबसे बड़ा दुख ये है कि वो ये जानते हैं कि अगर आप कंटिन्यूस बात करोगे तो नेहरू जी का मुकाबला नीतियों में तो छोड़िए,
कार्यकाल में भी कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि मैं इतने साल प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। लॉन्गेस्ट सर्विंग, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन, ये सब कुछ प्रायोजित आप कर सकते हो, लेकिन नेहरू की लकीर से लंबी लकीर आपकी हो ही नहीं सकती। इस चक्कर में आपने पटेल और अंबेडकर जी की लाइन को छोटा, उनको भी छोटा कर दिया, उस पर अपनी लाइन लगाने की कोशिश की, तो भी नेहरू की लाइन से आप छोटे ही हैं, क्योंकि नेहरू के 9 के बराबर भी आप नहीं हैं, आसपास भी नहीं है। भले ही वो आदमी आज अपने पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन आपने कितना कैरेक्टर असैसिनेशन किया। लेकिन दुख, मैं बता रहा था कि मोदी जी का सबसे बड़ा दुख क्या है। दुख ये है कि दुनिया में जिस देश में भी वो जाते हैं, वहाँ अगर उन्हें कुछ सुनने को मिलता है तो वो है गांधी और नेहरू। और जैसे ही गांधी नेहरू सुनने को मिलता है, सबसे बड़ा उनको दुख होता है कि यार अब तक मैं इनको पार क्यों नहीं पाया। गांधी नेहरू तो दूर की बात है, वो तो अनटचेबल है आपके लिए। आप तो अभी तक इंदिरा गांधी से पार नहीं पा सके, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पार नहीं पा सके। आप किसी भी रैंडम दुनिया में कहीं सर्वे करा लीजिए, रैंडमली कहीं भी सर्वे करवा लीजिए दुनिया में, जो लोग हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं उनसे पूछिएगा, सर्वे करा लीजिए, हु इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अमंग टू, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। आपको देखिएगा, अगर 70-80% ने अगर मनमोहन सिंह को ना चुना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रैंडम आप कहीं भी करा लीजिए, बस अंधभक्तों के बीच मत कराइएगा, किसी देश में कहीं भी करा लीजिए, तब आपको समझ में आती चीज़ें। तो आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक। अब क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया है कि 1 साल में आप जाने वाले हैं, तो अब बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से इस सत्ता को बचाए रखने का डर आपको बुरी तरह से बैठ गया। इसलिए अब जोड़ तोड़ करके, पार्टियों को तोड़ करके, नेताओं को अपने यहाँ ज़बरदस्ती शामिल करके, राज्यसभा की सीटों को लूट करके अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सके, सदन में कुछ ऐसे बिल पास कर दिए जा सके ताकि मैं बच सकूं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये सब जो नंबर गेम है 2/3 मेजॉरिटी के लिए, वो इसलिए सरकार करना चाह रही है कि कुछ ऐसे संशोधन और ऐसे बिल पास करवाना चाहती है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन और इस तरह की चीज़ें, डिलिमिटेशन की बीजेपी अपनी आगे 10-12 साल तक ना हट पाए, इस चीज़ को पक्का करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है, ये तो है ही, पर मुझे इससे भी बड़ा कारण पता क्या लगता है कि क्यों 2/3 लाने की कोशिश की जा रही। 2/3 करके एक ऐसा बिल लाया जाएगा, ऐसा संशोधन लाया जाएगा कि जैसे इस सरकार ने चुनाव आयुक्तों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से वो कर दिया है ना, बरी कर दिया है, वो लगा दिया है कानून बना के कि इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती रिटायरमेंट के बाद भी। कुछ उसी तरह का मोदी जी और अमित शाह अपने लिए करने की तैयारी में हैं कि अगर हम हट भी गए तो कुछ ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि हम पर उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। यानी अपना बुढ़ापा सेव कर रहे हैं, जेल जाने से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये सारा तोड़जोड़ किया जा रहा है। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा लेकिन, समस्या वही है कि सामने जो खड़ा है ना, वो चट्टान बन चुका है, जिसे आप रास्ते का कंकर समझ के लात मारने की कोशिश कर रहे थे, पप्पू कह के हटा रहे थे, वो दरअसल चट्टान निकला। वो ज़मीन के ऊपर जितना था उससे कई गुना ज़मीन के नीचे है। आपने ज़मीन खोदी खोदी खोदी, अब आपके सामने वो चट्टान बन के उभर गया है। उस चट्टान को हिला पाना आपके बस की बात नहीं है। बस शर्त यह है कि उस चट्टान को भी अब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उस चट्टान को भी समझ में आना चाहिए कि कौन दोस्त है इस लड़ाई में और कौन दुश्मन है। अब जैसे आपको उदाहरण के तौर पे देखिए, ये जो मीनाक्षी नटराजन वाला सारा मामला हुआ है, एक तरफ शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे स्मृति ईरानी के अलग अलग चुनाव में अलग अलग एफिडेविट को अनदेखा कर दिया गया, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक कोई अनजान सी शिकायत को कारण बनाकर रद्द कर दिया गया। ये कहाँ का कानून? ये प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी की एक्स सांसद है, अब तो सांसद भी नहीं। दूसरी तरफ
जिसके साथ कांग्रेस को भी यूपी इलेक्शन लड़ना है, अखिलेश यादव जिसके साथ राहुल गांधी के अच्छे संबंध है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहा है, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, दुख लगता है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि आपने इस देश में 50 साल तक राज किया है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आपके पास पूरे लोग हैं, उसके बावजूद अगर आपके घोषित उम्मीदवार जिनका राज्यसभा जाना पूरा तय था, उनका एक फॉर्म नहीं ठीक से भरा जा सकता है, सही तथ्यों के साथ फॉर्म नहीं भरा गया, एफिडेविट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सीरियस नहीं दिखते हैं, वरना राज्यसभा की सीटों में इस प्रकार से गड़बड़ियां होनी नहीं चाहिए। ये फर्क राहुल गांधी को करना है। ये दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्ती के नाम पे दुश्मनी का जामा कौन पहने हुए या दुश्मन दोस्ती के रूप में कौन छुपा हुआ, ये पहचानना है। ये पहचान के इनको अलग करना है और इनसे जितनी दूरी बनानी है उतनी बनानी है। दूसरी तरफ मोदी जी के लिए बुरी खबर ये भी है कि टीएमसी को आपने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, जो मर्जी कर दिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर तय हो चुका है। कल सोनिया गांधी की मुलाकात ममता बनर्जी से होती है, आज अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते हैं। आपके गोदी चैनलों ने ये खबर चलाई कि ममता बनर्जी को उपाध्यक्ष पद का ऑफर किया गया है और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा कांग्रेस में। लेकिन पेच कह रहे यहाँ अड़ा है कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा सीट चाहते हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। पेच यहाँ पर अड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर कांग्रेस ममता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन जानकारों का कहना है कि जिस तरह की शख्सियत खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हो सकता है वो खुद ही ऑफर कर दें पार्टी के भविष्य के लिए कि भाई अब मैं वैसे भी उम्र हो चुकी है, नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा पार्टी के और इस देश के विपक्ष को आगे बढ़ाने के लिए मैं ममता बनर्जी को देने को तैयार हूँ। ये हो सकता है। अब सोचिए, अगर ये हुआ, ममता बनर्जी कांग्रेस में आ गई, तो भाई साहब बंगाल में सरकार तो बना ली है आपने, लेकिन सरकार को अगर खड़े पांव ना रखा पाँचों के पाँचों साल ममता बनर्जी ने, तो आप कहिएगा। और राज्यसभा में या संसद के अंदर एक बार ममता बनर्जी पहुंच गई, ना आपकी बखिया उखेड़ दी, तो कहिएगा। बस आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि अभिषेक बनर्जी को जेल में डाल सकते हो। वो शायद उसके लिए अभी तैयार है, वो जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बाकी चीज़ों से आप बच नहीं सकते। तोड़फोड़ आपने जो कर ली है वो कर ली है। और जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है ना, टीएमसी, कोई भी पार्टी छोड़ी होती, चाहे टीएमसी की चाहे कोई और भी पार्टी होती, उन लोगों ने इतना ज़रूर है कि अपना भविष्य ठप कर दिया। इसके बाद वो राजनीति में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी भी जनता पसंद तो कतई नहीं करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।